मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज मेरे साथ में मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के चैनल पर इंडिया के टॉप 3 मेडिकल कॉलेज में से एक केजीएमयू, वहाँ के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर सूर्यकांत जी हमारे साथ में बैठे हैं। डॉक्टर साहब से आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं टीबी। तो टीबी के बारे में हम आज डॉक्टर साहब से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। नमस्कार शैलेश जी, आपके श्रोताओं को और दर्शकों को बहुत बहुत मेरा अभिवादन। विश्व टीबी दिवस जैसा कि 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जैसा कि आपने परिचय में बताया, मैं प्रोफेसर हेड हूँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट का। इसके अतिरिक्त टीबी उन्मूलन के लिए जो उत्तर प्रदेश की स्टेट टास्क फोर्स है, उसका मैं 10 वर्षों से चेयरमैन हूँ। और इसके साथ साथ वर्तमान में उत्तर भारत के जो 9 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तक, उन 9 राज्यों का मैं जोनल टास्क फोर्स चेयरमैन हूँ। इसकी जो नेशनल टास्क फोर्स है टीबी उन्मूलन की, उसका भी मैं सदस्य हूँ। और टीबी के संबंध में जो ऑपरेशन रिसर्च की एक राष्ट्रीय स्तर की कमेटी है, जिसको हम नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑपरेशन रिसर्च कमेटी कहते हैं, उसका भी मैं सदस्य हूँ। और टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है, उसकी मैं एग्जीक्यूटिव एंड सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। सर, एक बेसिक सा जैसे है कि टीबी टीबी तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन हाँ। ये एक्चुअली है क्या, ट्यूबरक्लोसिस क्या है और इसकी वजह क्या होती है? देखिए शैलेश जी, ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है। बीमारियां 2 तरह की होती हैं, एक संक्रामक और एक गैर संक्रामक। संक्रामक का मतलब है कम्युनिकेबल डिजीज, अर्थात जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, उसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। और इसी कैटेगरी में, यानी कम्युनिकल डिजीज में, जो प्रमुख बीमारी है उसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी को हम हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं, संस्कृत में यक्ष्मा भी कहते हैं। तो ये टीबी के बारे में हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति की जो धरोहर है, उसमें संस्कृत भाषा में बहुत बढ़िया वर्णन मिलता है, और इसीलिए इसका नाम क्षय। क्षय का मतलब होता है, अंग्रेजी में हम कहते हैं डिके, संस्कृत में क्षय। ऐसी बीमारी जो शरीर में क्षरण कर देती है, डिके कर देती है, उसका नाम है क्षय रोग। और इसका जो मॉडर्न मेडिसिन में सबसे पुराना डिस्क्रिप्शन मिलता है, मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसके अंदर हमारा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर मैं यानी डॉक्टर सूर्यकांत या दूसरे चिकित्सक काम करते हैं। तो हम लोग मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं। और इसमें जो सबसे पहला ट्यूबरक्लोसिस का वर्णन मिलता है, वो मिलता है करीब 2300 साल पहले, और वो दिया है हिप्पोक्रेट ने, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। उन्होंने लैटिन भाषा में इसको नाम दिया है थाइसिस, THISIS, PH साइलेंट है, थाइसिस। और इस थाइसिस का जो उन्होंने वर्णन किया है, उसका भी मतलब है डिके। तो पहला वर्णन हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि संस्कृत भाषा में मिलता है इस बीमारी का। दूसरा पुराना वर्णन जो है वो लैटिन भाषा में मिलता है, वो मिलता है हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहलाते हैं। इसके अलावा आप जाएं तो मिस्र की जो ममीज़ हैं, बहुत फेमस मिस्र की जो ममीज़ हैं, उसके अंदर जो प्रमाण पाए गए हैं कि कुछ कंकाल पाए गए हैं, कुछ अवशेष पाए गए हैं, और उन हड्डी की टीबी के कुछ अवशेष, कुछ रोगियों के कुछ एविडेंसेस वो भी पाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बीमारी बहुत पुरातन है, ये संक्रामक है, यानी एक दूसरे से फैलती है, और ये बीमारी एक बैक्टीरिया से होती है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं वर्णन, या हम कहें कि माइलस्टोन इस बीमारी के बारे में आता है, तो पहला माइलस्टोन हो गया संस्कृत में इसका वर्णन है। दूसरा और तीसरा माइलस्टोन हो गया कि हिप्पोक्रेट ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया 2300 साल पहले। और तीसरा जो मिस्र की ममीज़ हैं, उसमें भी कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे प्रमाणित होता है कि उस समय भी टीबी होती थी। और चौथा जो माइलस्टोन है वो आता है 24 मार्च 1882। क्या हुआ था दोस्तों 24 मार्च 1882 को? रॉबर्ट कॉक नाम के एक डॉक्टर थे, जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, और टीबी पे बहुत कार्य किया उन्होंने। और उन्होंने 24 मार्च 1882 को ये डिक्लेयर किया कि ये एक संक्रामक बीमारी है, और ये एक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होती है। उसके पहले दुनिया में चिकित्सकों के बीच में बहुत डिबेट चल रही थी कि ये संक्रामक है, गैर संक्रामक है।
ये पारिवारिक है यानी जेनेटिक है, फैमिलियल है, बहुत सारे ये डिबेट चल रहे थे, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट चल रहे थे। उस पर विराम लगा 24 मार्च को। इसीलिए दोस्तों हर 24 मार्च को हम मनाते हैं, यानी पूरी दुनिया मनाती है, विश्व टीबी दिवस, यानी कि वर्ल्ड टीबी डे। आपने बहुत अच्छा सर ब्रीफ किया, बहुत अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन किया, जी। थैंक यू सो मच। जी। अब मैं जानना चाहूँगा कि जो टीबी है जी। ये कैसे फैलता कैसे है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि एक संक्रामक रोग है, यानी इन्फेक्शियस डिजीज है, तो नेचुरली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब जैसा आपने प्रश्न पूछा शैलेश जी कि भाई कैसे फैलता है, तो इसके फैलने का जो तरीका है वो एक ही है, वो है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा, यानी ये एयरबॉर्न डिजीज है। अर्थात टीबी का रोगी जब खांसता है, छींकता है या बहुत क्लोज किसी से बात करता है, तो उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इस वातावरण में फैलते हैं। उदाहरण के तौर पे बताऊं कि टीबी का मरीज जब एक बार खांसता है, एक वन बाउट ऑफ कफ रिलीजेस 3500 बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। 3500 टीबी के बैक्टीरिया एक बाउट ऑफ कफ में रिलीज होते हैं। और अब ये 3500 बैक्टीरिया इस हवा में तैरते हैं, जिस मान लीजिए छोटे से कमरे में है तो छोटे से कमरे में हो जाएंगे, बड़ी सी ओपन जगह है तो जल्दी ही ये डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन जितना संकीर्ण कमरा होगा, जितना कंजस्टेड जगह होगी, उसमें ये छोटे दायरे में फैले रहते हैं। और जो आसपास के लोग जब सांस लेंगे, क्योंकि ये दिखाई तो देते नहीं, इतनी छोटा इनका साइज है, जैसा अभी कोरोना के दौरान हम लोग कहते थे कि भाई कोरोना दिखाई तो देता नहीं, वो भी छोटे साइज का होता है। टीबी का बैक्टीरिया भी छोटे साइज के होते हैं और ये दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जब दूसरे लोग सांस लेते हैं तो उनकी सांस में चले जाते हैं, और ये भी उसी तरह फेफड़े पर प्रहार करते हैं जिस तरह से कोरोना फेफड़े पर प्रहार करता था। तो हम कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पर हम दो भ्रांतियाँ हैं वो जरा दूर कर दें, कि ये टीबी की बीमारी किसी का जूठा पानी पी लिया आपने, किसी के साथ खाना खा लिया, किसी के साथ आप बैठ गए थोड़ी देर, हालांकि बातचीत नहीं की आपने, या आपकी माँ है, मान लीजिए बच्चे को टीबी है और माँ के आप गोद में लेट गए। लेकिन अगर माँ को टीबी है और अगर वो बच्चे को दूध पिला रही है, तो खतरा है कि जरा सी खांसी आई नहीं और बच्चे को टीबी फैली नहीं। लेकिन हाँ, माँ के दूध से बच्चे को टीबी नहीं फैलती है। तो जूठे खाने से नहीं फैलती है, माँ के दूध से नहीं फैलती है, जूठा पानी पीने से नहीं फैलती है। अब आपके बर्तन में कोई दूसरा खाना खा लेगा या उसके साथ आपके साथ कोई चला जाएगा, जैसे अक्सर होता है ना, बच्चों को टीबी हो गई तो दूसरे बच्चे जो हैं वो डरने लगते हैं कि उसके साथ खेलते नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल और केवल खांसने छींकने से और बहुत नज़दीकी से बात करने से ये टीबी फैलती है। कभी कभी ये माँ से बच्चे में किस तरह से फैलती है, वो प्लेसेंटा के थ्रू फैलती है। तो इसको हम कहते हैं मैटरनल टू प्लेसेंटल ट्रांसमिशन। इस तरह से फैल सकती है। और इसके अलावा एक अंग से दूसरे अंग में रक्त संचरण के द्वारा या लिम्फेटिक्स के द्वारा वो फैल सकती है। यानी एक शरीर में जब मान लीजिए फेफड़े की टीबी हो गई, तो फेफड़े के टीबी के बैक्टीरिया जब ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे और मान लीजिए ब्रेन में भी पहुंच गए, तो ये ब्रेन में भी टीबी फैला सकती है। दूसरे अंगों में, एक अंग से दूसरे अंग में जाने के लिए ब्लड या लिम्फेटिक सर्कुलेशन से भी फैलती है। इसके अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है। जो लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि साहब टीबी के मरीज को हम छू लेंगे, उससे हम उसका जूठा पानी पी लेंगे, उसका जूठा पानी कर लेंगे, उसके अपने घर में, ये आजकल लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं। बहुत भ्रांतियाँ हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे पहचाना कैसे जा सकता है? जी शैलेश जी, ऐसा है ना, कई लोग कहते हैं कि साहब वो हम एक बार ताज होटल में गए थे और मैंने उसके साथ बैठ के खाना खा लिया, मुझे टीबी तो नहीं हो गई। तो मैं कहता हूँ अगर ऐसे टीबी होती तो डॉक्टर सूर्यकांत या जितने चेस्ट के डॉक्टर हैं, जितने हमारे रेस्पिरेटरी फिजिशियन हैं इंडिया में, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो सबसे पहले तो डॉक्टरों को ही टीबी हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे तो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह टीबी के ही मरीज हैं। जी। तो मैं बताता हूं कि ये टीबी के फैलने का और टीबी के संक्रमण होने का और फिर टीबी की बीमारी होने में क्या अंतर है और क्या खतरा है। जी। देखिए, जैसा मैंने बताया कि टीबी का रोगी जब खांसता है तो एक बार खांसने में 3500 बैक्टीरिया निकलते हैं, और वो बैक्टीरिया मान लीजिए अपने आप के अंदर चला गया, अगले दिन आपको टीबी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। केवल 30% ये संभावना है कि अगर आपका एक्सपोजर किसी टीबी के रोगी के साथ हो गया है तो वो आपके फेफड़े में या आपके शरीर में जगह बना ले, जिसको हम कहते हैं संक्रमण होना। जी। केवल 30%, तो 70% लोग सुरक्षित हो गए।
आपने कहा हम टीबी के मरीज से मिल गए साहब, तो गड़बड़ हो गया, हमें तो टीबी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो कितनी संभावना हुई एक्सपोजर की, एक्सपोजर के बाद से इन्फेक्शन की? केवल 30%। अब वो जो 30% जिनको संक्रमण हो गया उन सबको टीबी की बीमारी नहीं होगी। उनमें से भी 90% ऐसे हैं जो जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। अरे भाई, इससे बढ़िया और बीमारी क्या होगी जो 90% स्वस्थ रहने की गारंटी देती है, इसके बावजूद कि उसके कीटाणु, उसके जीवाणु, उसके बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जी। बताइए कोई ऐसी है कि मतलब रशिया की सेना यूक्रेन में चली गई फिर भी अटैक नहीं कर रही है 90% टाइम। तो अब बैक्टीरिया शरीर के अंदर आप आ गए, आप संक्रमित हो गए। जी। आपका एक टेस्ट होता है जो पता करता है कि कैसे संक्रमण को रोका जाए, संक्रमण को जाना जाए। तो अगर ट्यूबरक्लिन टेस्ट यहाँ हाथ में लगा देते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहते हैं कि भाई बैक्टीरिया से आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपको संक्रमण हो चुका है। लेकिन उनमें से 90% लोग स्वस्थ रहेंगे, केवल 10% को लाइफ लॉन्ग रिस्क है एक्टिव बीमारी होने का। लेकिन कुछ इम्यूनिटी के कमजोर लोग हैं, उनमें ये संभावना ज़्यादा होती है। ओके। अभी तो मैंने कहा 10% लाइफ टाइम रिस्क है केवल, तो केवल 30% संक्रमण हुए। मान लीजिए 100 लोगों के बीच में किसी ने खांस दिया तो 30% को तो संक्रमण होगा, 70% तो तब भी बच जाएंगे। और उन 30% में से 90% जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। केवल 10% को संभावना है कि वो टीबी की बीमारी में बदल जाए संक्रमण। तो टीबी का संक्रमण अलग है, टीबी की बीमारी उसके बाद की स्टेज है। तो टीबी की बीमारी को होने में 90% चांस ये है कि स्वस्थ रहेगा व्यक्ति, 10% चांस है। अब कुछ ऐसी स्थितियां हैं, उदाहरण के तौर पर HIV है, डायबिटीज के रोगी हैं, क्रोनिक लंग डिजीजेस के बीमार हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीजेस के रोगी हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज के रोगी हैं, कैंसर के रोगी हैं, और किसी इम्यूनो कंप्रोमाइज क्रोनिक इलनेस के बीमार रोगी हैं। तो इनमें थोड़ी संभावना ज़्यादा होती है। स्मोकर हैं या कोई दूसरा नशा करते हैं, तनाव जिनको ज़्यादा है, स्ट्रेस जिनको ज़्यादा है, जो बहुत कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, घनी बस्ती, मैंने कहा ना जितनी घनी बस्ती में संक्रमण फैलेगा उतनी ज़्यादा फैलेगा, उतनी ज़्यादा संभावना बीमारी होगी। ऊपर में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं, तो किसी नौकर को हैवी टीबी एक बार खांस देगा तो भी संभावना कम है। लेकिन एक छोटा घर, और वैसा घर जैसे अक्सर आपने देखा होगा बड़े शहरों में एक नाला होता है गंदा और उसके किनारे एक बस्ती बसी होती है, उसको कहते हैं स्लम एरिया। अब स्लम एरिया में इसीलिए टीबी ज़्यादा होती है। जितने ये मेंटल एस्लम्स हैं उसमें टीबी ज़्यादा होती है। तो कंजस्टेड बस्ती में रहेंगे तो टीबी होने की संभावना ज़्यादा। जहाँ पर शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहाँ टीबी संभावना ज़्यादा है। तो जिनके घरों में, इसीलिए मैंने कहा ना कंस्ट्रक्शन में जो फ्लैट बने होते हैं ये बड़े रिस्की होते हैं। और जो पहले पुराने घर लोग जिनके घर में आंगन होते थे, सुबह सुबह सूर्य की प्रकाश पड़ जाता था। तो मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर सूर्यकांत नहीं कह रहे हैं, अंग्रेजी का एक लेखक है टोमैन, उसने टीबी पे किताब लिखी है। वो हमारी टीबी की ऐसे समझिए जैसे मिनी गीता और कुरान है। हमारे यहाँ एमडी का छात्र आता है फर्स्ट ईयर में, हम पूछता है सर पहले कौन सी किताब पढ़ें, तो हम कहते हैं टोमैन की पढ़ो। उसमें लिखा है 5 मिनट सनलाइट एक्सपोजर किल्स ऑल टीबी बेसिलाई। 5 मिनट का सूर्य प्रकाश, और शायद भारतीय परंपरा में इसीलिए कहा गया है कि सुबह नहा धो के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जी। जल थोड़ी आपका रिसीव कर रहे हैं, वो तो हजारों करोड़ों लाखों पहले के लोग इतने स्वस्थ रहते थे। जी। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश की कितनी महत्ता है। इसे सब पहचाना कैसे जा सकता है? मतलब अगर किसी को टीबी अगर हो गया जी तो इसका पहचान कैसे किया जाए? उसके पहले मैं और बता दूं, 2-4 ग्रुप और रह गए जो हाई रिस्क हैं। हाँ। एक मैं लड़कियों और महिलाओं के बारे में स्थिति स्पष्ट करता हूँ कि लड़की की अगर कम उम्र में शादी होगी शैलेश जी, ज़्यादा बच्चा पैदा करेगी, कम अंतराल में अगर बच्चे पैदा होंगे तो उसको टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सत्य है, क्योंकि कम उम्र में शादी होगी, कम उम्र में आप बच्चे पैदा करेंगी, ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगी तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जहाँ पर आपको शुद्ध वायु और हवा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। मान लीजिए दिन भर आप पर्दे में रह रही हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, ना आपको फ्रेश एयर मिल रहा है, तो भी आपको खतरा ज़्यादा है। ये भी टोमैन में लिखा है। फिर आपके वो लोग, वो बच्चे जिन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, उनको भी टीबी होने का खतरा ज़्यादा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था जी। और ये मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शकों को समझना चाहिए जी कि माँ का दूध कितना इंपॉर्टेंट है जी, खाली टीबी के लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि हर बीमारी के लिए जी जी।
तो सर जैसे अभी हमने आपसे लक्षण की पूछा बात कि हाँ करें। कि भाई अगर जैसे किसी को टीबी अगर हो गया हाँ तो उसका लक्षण क्या है जी, और उसे उसकी पहचान कैसे की जा सकती देखिए है? टीबी दो तरह की होती है। 80% हमारे देश में जो टीबी के रोगी हैं उनको फेफड़े की टीबी होती है, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जी। पल्मोन का मीन्स होता है लंग्स यानी फेफड़ा। 20% टीबी के ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें दूसरे अंगों की टीबी होती है। बच्चों में आपने देखा होगा यहाँ गर्दन में गांठें हो जाती हैं तो वो गांठों की टीबी है, यानी लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस है। बच्चों में आपने अक्सर देखा होगा कि वो रीनल ट्यूबरकुलोसिस, बोन एंड जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस, स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस। जो बच्चे ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि कुपोषण भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, वायु प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है टीबी के लिए, धूम्रपान और नशा तो हमने बता ही दिया आपको। जी। तो कुपोषित बच्चे और कुपोषित महिलाओं को टीबी ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पर उनको गंभीर टाइप की टीबी होती है। तो ब्रेन की टीबी सबसे गंभीर मानी जाती है, जिसको हम कहते हैं टीबीएम, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो किसी भी अंग की टीबी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, नाखून और बाल छोड़ के शरीर में ऊपर से नीचे कोई हिस्सा नहीं है जिस अंग की टीबी ना हो, आप समझ सकते हैं। तो लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। फेफड़े की टीबी में अक्सर कहते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो टीबी हो सकती है। खांसी में बलगम आ रहा हो, खांसी में खून आ रहा हो, बुखार है वो शाम को ज़्यादा बढ़ जाता है, रात को पसीना आता है, भूख कम लगती है, वजन घट जाता है, बच्चों की ग्रोथ कम होने लगती है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ये सब लक्षण जो होते हैं वो टीबी के, फेफड़े की टीबी के, सब तरह की टीबी में फेफड़ों की टीबी प्रमुख है, तो इसके ये लक्षण होते हैं। अब जो दूसरों अंगों की टीबी है उसमें बुखार आना, कमजोरी, थकान लगना, पसीना निकलना, भूख कम होना और वजन घटना, ये तो उनमें भी लक्षण होंगे। इसके अलावा जिस अंग की टीबी है उस अंग के और दूसरे लक्षण होंगे। वो ब्रेन की लक्षण है तो सिर में दर्द होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया, ये हेडेक होगा। अगर पेट की टीबी है तो कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा, कभी पेट में मरोड़ होगी, कभी पेट में म्यूकस आएगा, वगैरह वगैरह। भारत में एक चीज़ तो बहुत कॉमन है कि अगर किसी को खांसी वगैरह आ रही है तभी इंसान को लगता है कि टीबी का सिम्टम्स है। वैसे जनरल आपने जैसे बताया कि कुछ पार्ट को छोड़ करके बाकी पूरे बॉडी में कहीं पे भी टीबी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये सभी को पता होगा। और जैसे डायरिया वगैरह जो सिम्टम्स है इससे तो कभी कोई रिलेट ही नहीं कर पाता टीबी वगैरह को। तो ये आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी सर। टीबी के लिए सर जो टेस्ट होता है ये कौन से टेस्ट होते हैं और जो टेस्ट होते हैं उसमें से सबसे कारगर टेस्ट कौन सा होता है? देखिए, टीबी में सबसे पहले और सबसे कारगर और सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेस्ट है वो है बलगम की जांच। कहते हैं, इसीलिए हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, वो 2015 से हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं इस देश में टीबी के लिए। वो अपनी बिंदास आवाज़ में कहते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो 2 बलगम की जांच करें। तो ये हमारे दर्शकों ने सुना होगा, ये उनका ये टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, आप किसी रेलवे स्टेशन या ये तो एयरपोर्ट सभी पे ने वैसे चले, सुना होगा। सभी ने। तो एक तो संदेश ये है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा जिसको खांसी है उसको जरूरी नहीं, गारंटी नहीं टीबी निकलेगी, हाँ हाँ। हो सकती है, तो उसको 2 बलगम की जांच कराएं। अब ये बलगम की जांच भी 2 तरह की होती है। एक साधारण बलगम की जांच जिसको हम स्पुटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, स्पुटम फॉर एएफबी कहते हैं, और दूसरी मॉलिकुलर इसमें जांच होती है, उसको हम कहते हैं स्पुटम फॉर न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट यानी नेट टेस्ट। ये 2 तरह का होता है, सीबी नेट या ट्रू नेट। ये टेस्ट जो है वो कुछ सालों से जब से आया है तब तक टीबी की डायग्नोसिस में इसने क्रांति कर दी है। क्यों? क्योंकि बलगम में जब हम टीबी की साधारण जांच करते थे, स्पुटम फॉर एएफबी या एसिड फास्ट बेसिलाई, तो उतना कारगर जांच नहीं थी। लेकिन इससे ये भी पता चल जाता है कि टीबी है, इससे ये भी पता चल जाता है कि ये साधारण टीबी है या जटिल टीबी है। साधारण टीबी यानी सेंसिटिव टीबी, जटिल टीबी यानी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो इसमें रिफेम्सिन नाम की एक दवा होती है, उसको रिफेम्सिन रेजिस्टेंस भी पता चल जाता है। तो ये तो 2 कारगर जांच हो गई फेफड़े की टीबी के लिए। अब टीबी तो और अंगों की भी हो सकती सर यहाँ पे मैं एक मिनट जी। आपको रोकना चाहूँगा। जी। एक बार हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे टीबी की आपने 2 जांचें जी। बताई, उससे एक बार थोड़ा सा डिटेल में एक बार और बता दीजिए, हाँ, थोड़ा जी। सा स्लो कि लोग समझ सकें। 2 हफ्ते से ज़्यादा जिसको खांसी है उसको टीबी हो सकती है। पास के कोई भी सरकारी अस्पताल में ये टीबी के बलगम की जांच ये निःशुल्क होती है, कोई पैसा नहीं लगता है। एक साधारण बलगम की जांच होती है जिसको हम स्पुटम फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं। ये 2 सैंपल लिए जाते हैं, जब मरीज अस्पताल में गया उस समय सैंपल लिया जाएगा और अगले दिन का उससे कहा जाएगा एक शीशी दे दी जाएगी, इसमें सैंपल और भेज दीजिएगा। इसकी रिपोर्ट 24 घंटे में मिल जाती है। दूसरी जांच जो मैंने बताई बलगम की ही होती है, वो भी ली जाती है, मॉलिकुलर टेस्ट जांच है, जो
या तो सीबी नेट की मशीन से होती है, ट्रू नेट की मशीन से होती है, ये भी फ्री होती है। मैं आपको बताऊं, ये दूसरी वाली जांच अगर बाहर कोई प्राइवेट में कराएगा तो उसकी कीमत 5,000 रुपये है, लेकिन हमारी सुविधा, सरकारी सुविधा में, सरकारी अस्पताल में ये जांच भी निःशुल्क होती है। अब इन दो जांचों के बाद जो फेफड़े की टीबी है उसके लिए एक चेस्ट का एक्सरे भी जरूरी होता है, तो ये तीसरी जांच हो गई। इसके अतिरिक्त हमारी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, यानी फेफड़े के अलावा अन्य अंगों की टीबी। अब मान लीजिए हम डॉक्टर सलाह ले रहा है, संदेह कर रहा है कि इस बच्चे को या इस आदमी को माइंड की टीबी है, ब्रेन की टीबी है, तो उसको सीटी स्कैन या एमआरआई कराना पड़ेगा। प्लस रीढ़ की हड्डी में पीछे से एक जरा सुई से पानी निकालना पड़ेगा, जिसको कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसकी जांच करनी पड़ेगी। जैसे बलगम की जांच की थी वैसे ही ये जांच करनी पड़ेगी सीबी नेट। या किसी को पस पड़ गया है, मान लीजिए रीढ़ की हड्डी के बगल में पस पड़ गया है, जिसको हम कोल्ड एब्सेस कहते हैं, उसमें से डॉक्टर को सुई डाल के पस निकालना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी। किसी के मान लीजिए घुटने में तकलीफ है, घुटने की टीबी डॉक्टर सोच रहा है। अब आप सोच रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ की टीबी हो सकती है। लोग सोचते हैं घुटने में दर्द हो रहा है, दर्द की दवा खा लो, वगैरह लगता है, हाँ आर्थराइटिस हो गई होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, घुटने के अंदर भी टीबी हो सकती है। तो घुटने के अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो पानी निकाला जा सकता है, साइनोवियल की बायोप्सी भी की जा सकती है। इसके अलावा पेट में मान लीजिए गांठें हो गई हैं, पेट की टीबी हो गई, अब पेट की गांठें हो तो उसके अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, हो सकता है सीटी स्कैन भी कराना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर और टेस्ट कौन कौन से होंगे ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, निर्भर करता है कि किस अंग की टीबी है और वहाँ क्या चल रहा है। तो ये तो मतलब बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे, सब दर्शकों को बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल याद रखें कि 3 टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2 तरह के बलगम की जांचें और एक चेस्ट एक्सरे। ये तो हो गया फेफड़े की टीबी के लिए। अब आगे चल के बलगम का कल्चर भी है, सॉलिड कल्चर या लिक्विड कल्चर, लाइन प्रोब, ऐसे ये बहुत ऐसी जांचें हैं जो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 24 नोडल डीआरटीवी सेंटर हैं जहाँ पर ये सब जांचें उपलब्ध हैं, फ्री है, ये फ्री हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जितनी जांचें बता रहे हैं, अगर सब कोई प्राइवेट में कराए तो उसके 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी आप सोचिए, ऐसा है ना, जनता जाती है अस्पतालों में या मेडिकल कॉलेज में और जांच करा के लौट आती है कि मेरी जांच हो गई, फ्री हो गई, उसको ये एहसास नहीं होता है कि अगर गलती से आपको प्राइवेट में करानी पड़ती तो इनकी क्या कीमत देनी पड़ती। तो इसका भी एहसास हम सबको होना चाहिए कि सरकार हमारी कितनी संवेदनशील है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार। भाई प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारी राज्यपाल महोदया हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे राष्ट्रपति हों, आप सोचिए 4 संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, ये चारों संवेदनशील हैं इस टीबी की बीमारी के लिए। मैं आपको अभी इस पॉडकास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने अपना संवेदनशील होने का नजरिया प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, टीबी रोग के इलाज में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? देखिए, पहले तो हम दर्शकों को बता दें कि टीबी 100% क्यूरेबल डिजीज़ है, पूरी तरह से साध्य रोग है, बशर्ते आप उसका इलाज नियमित रूप से करें। जो सबसे ज़्यादा गलती हम लोग को पकड़ में आती है मरीजों की, वो ये है कि ये इलाज बीच में छोड़ देते हैं और साधारण टीबी को ये जटिल टीबी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप जटिल टीबी का मरीज है, वो जटिल जो अब वो खांसेगा तो साधारण टीबी नहीं फैलाएगा, वो जटिल टीबी फैलाएगा। तो अगर आपके पास हमारे साधारण टीबी है यानी सेंसिटिव टीबी है तो 100% क्यूरेबल डिजीज़ है, इससे ज़्यादा आपको गारंटी क्या चाहिए। तो इलाज की अगर हम बात करें तो मैं फिर आऊँगा, और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या कोई किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसा टर्शरी केयर हॉस्पिटल हो, या हमारे उत्तर प्रदेश में 67 मेडिकल कॉलेज हैं, किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो, जिला अस्पताल में हो, सीएससी पे हो, पीएससी पे हो, कहीं भी हो, पूरा 100% उपचार फ्री है, 100% फ्री ट्रीटमेंट है, 1 पैसा नहीं दे आपको देना। और इसके साथ अब मैं जो बताने वाला हूँ वो और उत्साहवर्धक है। इसके साथ साथ टीबी के रोगी का जितने दिनों का इलाज चलेगा, मिनिमम 6 महीने चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल तक चल सकता है, कैसी टीबी है इस पर निर्भर करता है शैलेश जी। तो इसके साथ साथ तो जांच फ्री, उपचार फ्री, और इसके साथ टीबी के रोगी को 500 रुपये महीने का एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पोषण भत्ता के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में दिया जाता है। दुनिया का अकेला और पहला देश है, 1 अप्रैल 2018 से प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना लागू की इस देश में, और आज तक
उत्तर प्रदेश में इस टीबी कार्यक्रम की जो टास्क फोर्स है उसका मैं चेयरमैन हूँ। 400 करोड़ से ज़्यादा रुपया हम टीबी के रोगियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दे चुके हैं। ये मैं तथ्य के आधार पर और अपने जिम्मेदारी के आधार मैं पर अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, जी। इस चीज़ के लिए तो हमें जी। अपने प्रधानमंत्री के लिए जी। कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया और जी। मदद करने के लिए कुछ सोचा नया। तो आपने कहा कि क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। जी। तो उपचार, जांच फ्री, उपचार फ्री, साथ में टीबी के मरीज को 500 रुपये महीना फ्री। अब हम लोग तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, हम लोग को तो सरकार सैलरी देती है, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स को इसमें इंगेजमेंट करने के लिए अभी एक और स्कीम आई है। उस स्कीम के तहत हाँ ये जरूर किया गया है कि अब टीबी की बीमारी एक नोटिफाइबल डिजीज है, अर्थात उसका नोटिफिकेशन जरूरी है। एक इसका निक्षय पोर्टल बना दिया गया है। जैसे अभी आपने कोविड वैक्सीन में सुना था, कोविन पोर्टल था, जी जी। हर जानकारी उसमें रहती थी। हाँ। तुरंत आप मोबाइल नंबर डालिए, पता चल जाएगा आपकी एक वैक्सीन लगेगी, 2 लगी हैं या तीनों लगी हैं। तो इसी तरह हमारा निक्षय पोर्टल है। ये दुनिया का अनूठा और पहला मतलब भारत देश है जिसमें ये योजना चल रही है कि जांच फ्री, उपचार फ्री, 500 रुपया महीना पोषण भत्ता। इसके अलावा आपकी इलाज बंद हो गया तो 2 साल तक आपका फॉलोअप किया जाता है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके साथ साथ हमारे पास अगर किसी को जटिल टीबी है, जटिल टीबी माने ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, तो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का उपचार साधारण दवाओं से नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने कहा, बलगम में हम सीबीनेट और ट्रूनेट की जांच करते हैं तो पता चल जाता है ये रिफेम्सिव सेंसिटिव टीबी है या रिफेम्सिव रेजिस्टेंट टीबी है। अगर रेजिस्टेंट टीबी है तो ये जटिल टीबी की तरफ चली जाती है। तो उसमें 3 तरह की दवाएं हैं, एक है मोनोड्रग पॉलीड्रग रेजिस्टेंस, एक है MDR टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक XDR टीबी यानी एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अब हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं कि दुनिया में अकेला देश फिर है जिसने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में इस्तेमाल होने वाली सबसे महंगी दवा, हम दवा का नाम भी ले सकते हैं बिडाकुलिन, क्योंकि ये ब्रांडेड नेम नहीं, फार्माकोलॉजिकल नेम है। बिडाकुलिन दवा की 6 महीने की कीमत आपको जान के ताज्जुब हो 2 लाख रुपए है। भारत सरकार इस दवा को भी फ्री दे रही है सब रोगियों को। बहुत बड़ी बात है। 2 लाख की 6 महीने के इलाज में 2 लाख की कीमत है और भारत सरकार इसको फ्री दे रही है। और हाँ, ये अभी तक कहीं भी प्राइवेट में अवेलेबल नहीं कराई गई। कारण उसका साफ है कि अगर प्राइवेट में उपलब्ध कराएगी तो आदमी इलाज तो करेगा, आदमी जेवर बेच देगा, अपनी बीवी का जमीन बेच देगा, पता नहीं क्या कर्जा ले लेगा और बेचारा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सोच के कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं इसका दुरुपयोग ना हो, और क्योंकि हमारे जो टीबी के 3 उद्देश्य हैं उसमें एक तो ये है कि टीबी की मौत को 0 पे लाना, दूसरा है टीबी के कारण विपन्नता या गरीबता या आर्थिक जो बदहाली है उसको भी 0 पे लाना। तो इसलिए ऐसा ना हो कि मरीज तो ठीक हो जाए, बीमारी हो तो इलाज कर ले लेकिन वो कंगाल हो जाए। ये टीबी के उद्देश्यों में बहुत अच्छी सोच है कि अगर कोई मरीज है तो उसको ठीक भी जी, किया जाए जी, और उसे आर्थिक तंगी से ही बचाया जाए। जी। क्योंकि एक जैसे कोई बीमारी जो होती है वो इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई खत्म कर देती है। किसी को भी अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसा डिजीज हो गया जो नहीं सही शैलेश जी, हमारे देश में जब आदमी मध्यम वर्ग का बजट बनाता है जी, दूध इतना, ये इतना फलाना, इतना ये, इतना सब्जी इतनी, ये इतना, कहीं भी वो नहीं लिखता है कि दवा का बजट इतना। हाँ, आपने देखा होगा कभी बजट बना? कभी नहीं लिखता। नहीं। तो दवा की जरूरत पड़ती है, उपचार की जरूरत पड़ती है, तो वो इमरजेंसी होती है और हमारे जो नॉर्मल बजट होते हैं उसी में कटौती होती है। अगला क्वेश्चन सर ये है कि टीबी रोग से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है? ठीक बात है। टीबी रोग के बचाव के लिए सबसे पहली बात है कि हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे गांव में अगर टीबी का मरीज है और मान लीजिए उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाई, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो ऐसा रोगी 1 साल में 10 से 15 नए मरीज तैयार कर देगा। आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि आपके बीच में अगर कोई टीबी का मरीज रह रहा है, उसका समुचित उपचार नहीं हो रहा है, तो आप सब खतरे में हैं। उसी मोहल्ले में, उसी गांव में वो साल भर के अंदर 10 से 15 नए मरीज तैयार कर देगा। तो क्या हम टीबी को रोक पाएंगे? क्या आप टीबी से बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। तो हम सबका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको 2 हफ्ते से झांसी जा रही है उसको
प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें कि भैया चलो हम ले चलते हैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा के, अपनी मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा के, मास्क लगाओ, कहीं हमको टीवी बीच में मत कर देना। तो उसको मास्क ले जाइए, आप भी मास्क लगा लीजिए, जिससे कि आपको ले जाते समय आपको टीवी ना हो जाए। लेकिन हाँ, अपने इस देश के एक सिंसियर सिटीजन होने के नाते और अपने नैतिक कर्तव्य के नाते आप उसको पास के सरकारी अस्पताल में लगाइए, उसको जांच करवाइए, अगर टीबी निकलती है तो उसका कंप्लीट उपचार कराइए। पहला बचाव का तरीका। दूसरा कोविड के दौरान हमने देखा होगा, हमने 3 काम बहुत किए। मिलने पे नमस्ते किया, हाथ धोते रहे, मास्क लगाते रहे। भाई कोविड इतनी अच्छी चीज़ है, 3 आपको दे गया है, क्यों नहीं कंटिन्यू करते? टीबी से भी बचाव होता है। तो जिन प्रैक्टिसेस से, जिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से कोरोना का बचाव हो रहा था, उसी से टीबी का भी बचाव होता है। आधी रिपोर्ट छपी है कि एयर पोल्यूशन में 100 जो प्रमुख शहर हैं दुनिया में, उसमें से 65 शहर वो हमारे देश में है। तो आप सोचिए 65% पॉल्यूशन की जिम्मेदारी हमारी है। तो पॉल्यूशन भी बचता है मास्क लगाने से। अभी मैंने कहा वायु प्रदूषण जहाँ होगा वहाँ टीबी ज़्यादा होगी। तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जो हमने सीखा है वो हम पालन करते रहें, इससे कोरोना से भी बचाव होगा, हालांकि अब तो नहीं है, लेकिन टीबी से भी बचाव होगा, वायु प्रदूषण से भी बचाव होगा, और आपके आसपास में कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो पैसिव स्मोकिंग से भी बचाव होगा। टीबी के अलावा और गंभीर संक्रामक रोग होते हैं जैसे निमोनिया, उससे भी बचाव होगा। तो एक मास्क 1000 फायदे, क्या दिक्कत है भाई, करते रहिए इस्तेमाल। दूसरा, बच्चा जैसे ही पैदा होता है, पहला टीका टीबी का लगाया जाता है। अब देखिए, जब से कोविड आ गया हमारे देश समाज में सब टीकाकरण का महत्व समझ गए हैं। तो शैलेश जी, इम्यूनाइजेशन में फर्स्ट जो हमारा इंद्रधनुष और एक्सटेंडेड इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है जी वैक्सीनेशन का, उसके पहले इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते थे, जी। अब तो अलग अलग कर दिया उन्होंने। चाइल्डहुड वैक्सीनेशन अलग है, एडल्ट वैक्सीनेशन अलग है। तो जिंदगी में पहले दिन पहला टीका जो लगता है वो टीबी का टीका लगता है, उसका नाम है BCG। और ये टीका 100 साल पहले डिस्कवरी हुई थी 1921 में, आज भी सामयिक है। तो अपने बच्चे को टीका जरूर लगवाएं। पता कैसे चलेगा टीका लगा कि नहीं लगा? ये बाईं हाथ ऊपर खोलिए और यहाँ निशान नजर आएगा, तो टीका लगा हुआ है। अभी और 100 नए टीकों पे काम चल रहा है, अच्छे अच्छे टीकों पे। जल्दी हो सकता है खुशखबरी अगले इंटरव्यू में, अगले पॉडकास्ट में हम आपको बता दें कि और बढ़िया और टीका आ गया है। ये जो BCG का टीका है, इसकी उम्र के साथ धीरे धीरे जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है। तो हो सकता है, अभी सरकार सोच रही है कि ये जो बच्चों में टीका लगता है टीबी का, इसको बड़ों में भी लगाया जाए। तो ऐसा भी प्रोग्राम आने वाला है, हो सकता है एडल्ट वैक्सीनेशन में ये BCG का टीका आ जाए। देखिए, टीबी होने के लिए बैक्टीरिया तो जिम्मेदार है, हम मानते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके फिर भी केवल 10% को बीमारी होगी। तो बैक्टीरिया की जिम्मेदारी कितनी है? 10% की। अब ये 90% को नहीं होता है, या हम जैसे डॉक्टर जो टीबी का इलाज इतने सालों से कर रहे हैं, उनको टीबी आज तक नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई? उसका कारण यही है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उसमें टीबी अगर गलती से जीवाणु पहुंच भी गया शरीर के अंदर, तब भी टीबी नहीं होगी। तो अपनी इम्यूनिटी बनाए रखिए, आधा घंटा रोज व्यायाम करिए, फल और हरी सब्जियां अपने शामिल करिए, और जो भारत की ट्रेडिशनल थाली है रोटी दाल सब्जी चावल वाली, उसको खाइए, रंग बिरंगे फल खाइए, मौसमी फल खाइए। जब मैं कहता हूँ फल खाइए, तो भारत में जाने क्या हो गया, असल में एक अंग्रेजी में कहावत है, 1 apple a day keeps disease away। तो जैसे ही कोई डॉक्टर कहता फल खाओ, तो आदमी सोचने लगता अच्छा सेब खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मौसम के फल खाइए, जो सस्ते मिलते हैं, ताजे मिलते हैं। फ्रीजर और डीप फ्रीजर और कोल्ड स्टोरेज से निकाले हुए, बाहर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हुए वो फल मत खाइए। वो उतना एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी नहीं देते हैं जितने ताजे फल देते हैं। मौसम का फल खाइए, आम के समय आम खाइए, अमरूद के समय अमरूद खाइए। तो इस तरह से अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखिए। तो मैंने बचाव के लिए बताया, बच्चे को टीका जरूर लगवाइए, माँ का दूध जरूर पिलाइए, जो गर्भवती माँ है उसका पोषण ठीक ठाक रखिए। महिलाओं से कहिए वो जल्दी शादी ना करें, मतलब जो सरकार की उम्र है 21 वर्ष हो गई है, उसके पहले शादी ना करें। भगवान की सरकार की पॉलिसी है, हम दो हमारे दो बच्चे से ज़्यादा ना करें, और उनके बीच में 5 साल का गैप होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी बच्चा ना पैदा करें, अगर जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करेंगे तो भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। और नशा ना करें तो भी आपकी तो बचे रहेंगे आप। डायबिटीज़ वगैरह है तो उसको कंट्रोल करें। तो ये सब बचाव है। आपसे बात करते हुए सर, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई कि टीबी के मरीज अगर जैसे किसी के एरिया में, किसी के मोहल्ले में अगर टीबी किसी को हो जाता है, जी तो उसको देख के भागिए मत। हाँ, अगर आप भागेंगे तो टीबी और फैलेगा जी। तो ऐसे शख्स को आप जाके गाइड कीजिए कि भाई
आप किसी भी पर्सन को अगर जैसे टीबी जैसा लग रहा है, अगर वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा है, तो सबसे पहला आपका नैतिक कार्य बन रहा है कि आप उसे खुद से लेके जाइए हॉस्पिटल उसकी में, जांच कराइए, उसकी उसका जांच इलाज कराइए, उसका इलाज के लिए आप एक कराइए। चीज और बताऊं शैलेश जी, अगर कोई समाज का व्यक्ति टीबी के मरीज को ले जाता है और उसको टीबी लगती है, टीबी नोटिफाई हो जाती है, उसको कहते हैं टीबी इन्फॉर्मर। उसको एक मरीज का 500 रुपया उसको भी मिलेगा इंसेंटिव। ये बताना ही भूल गया था मैं। वो प्राइवेट डॉक्टर जो अपने मरीज को प्रोग्राम में भेजेंगे रजिस्टर कराने के लिए, नोटिफिकेशन हो जाएगा और जब उसका इलाज पूरा हो जाएगा, तो इलाज पूरा होने के बाद और उसकी टीबी ठीक होने के बाद वो डॉक्टर जिसने मरीज भेजा था, उस प्राइवेट डॉक्टर ने, उसको भी 1000 रुपया प्रति मरीज मिलेगा। अब डॉक्टर साहब अच्छी प्रैक्टिस करते हैं अगर, हाँ, और प्राइवेट डॉक्टर हैं, डॉक्टर सूर्यकांत को नहीं मिलता, कंफ्यूजन ना मत रखिएगा, हमको नहीं मिलता, हम सरकारी डॉक्टर हैं। तो प्राइवेट डॉक्टर अगर भेजता है इस सिस्टम में मरीज को, नोटिफिकेशन होता है और उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, मान लीजिए 10 मरीज ऐसे आपने महीने में दिए, तो डॉक्टर साहब के 10,000 रुपये हो गए। तो बताइए, इतना अच्छा प्रोग्राम तो मुझे लगता कहीं नहीं चलता होगा। सही बात है। आप टीबी के मरीज को ले गए, अपना पेट्रोल खर्च किया, आप भी सोच रहे होंगे यार मैं अपना पेट्रोल, मुझे क्या सरकार ने दिया, तो आपको भी 500 रुपये महीने मिले। जी जी। एक बार सर आपने हाँ, और कही थी जी, जैसे कि टीका के लिए, हाँ तो क्या लगता है कि आज की डेट में भारत में हर इंसान टीका लगवा रहा है कि नहीं लगवा रहा है? हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है कि जितनी डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, अब तो भारत में अच्छी खासी डिलीवरी जो है मेजोरिटी में, वो डिलीवरी अस्पतालों में ही होती है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में गारंटी है कि पहले ही दिन टीका लग जाता है। मैं बताऊं, मेरा बच्चा भी इसी हमारे मेडिकल कॉलेज के क्वीन मैरी हॉस्पिटल पैदा हुआ था, तो मैं चला आया इधर राउंड होने, तो मुझे याद आया पहला दिन है, टीबी का टीका लगना है। गए तो पता चला तब तक हमारे बच्चे को टीका लग चुका था। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में गारंटी है, टीका लगता है। अब लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो तो मैं टीके के बारे में कह दूं कि टीका उतना असरकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी असरकारी है। ये गंभीर टीबी से बचाता है, लेकिन टीबी से बिल्कुल 100% सुरक्षा देता ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीबी होगी, हो सकती है, लेकिन जब होगी तो बहुत साधारण वाली होगी, गंभीर वाली नहीं होगी, टीबी के कारण मौत नहीं होगी। तो यही गारंटी बहुत है। यही गारंटी बहुत और मैं एक चीज जो चूंकि ये अंतिम सत्र चल रहा है, देश में सबसे बड़ा पद हमारे यहाँ है राष्ट्रपति जी का। 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया है। आप सोचिए, जी। ऐसी बीमारी है जिसमें राष्ट्रपति इन्वॉल्व है, ऐसी बीमारी प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है। 13 मार्च 2018 को WHO के डायरेक्टर जनरल की उपस्थिति में विज्ञान भवन दिल्ली में, मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था, जो दिन था 13 मार्च 2018 का, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे 2025 तक। हालांकि कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि 3 साल हमारा कोविड में निकल गया, प्रॉब्लम काफ़ी हुई। अब केवल प्रधानमंत्री जी के कहने से नहीं होता, तो हमारी राज्यपाल जी जब आई तो उन्होंने कहा कि भाई टीबी के रोगियों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और ये बात सत्य है। अभी मैंने बताया ना, और तो और छोड़िए, लोग बीवी को तलाक दे देते हैं कि तेरे को टीबी हो गई, हमको नहीं चाहिए, तू हटाओ, तलाक, डिवोर्स। जिस घर में टीबी है, हाँ, टीबी से जिस मतलब जो इंसान पीड़ित है, जी, उसके परिवार के सदस्यों को कैसे संरक्षित रखा जा सकता है? बिल्कुल सही। इसके लिए गवर्नर साहबा ने एक बहुत अच्छी स्कीम चालू की है। उन्होंने कहा टीबी एडॉप्शन प्रोग्राम, ये 2019 से शुरू किया गया। हम लोगों ने भी, हमारे डिपार्टमेंट में भी 100 से ऊपर हम लोगों ने टीबी से ग्रसित लोगों को अडॉप्ट कर रखा है। ये टीबी एडॉप्शन प्रोग्राम क्या है कि आप टीबी के लोगों का अडॉप्ट करिए और उनका महीने में एक बार उनसे मिलिए, उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट, कुछ एक थैला बनाइए जिसमें फल, सब्जी, दलिया, खिचड़ी, मैडम तो कहती हैं खिचड़ी डालो, दलिया डालो, गवर्नर मैडम कहती हैं ऐसा, तो ये सब डालते हैं। ऐसा श्रीमती जी आनंदीबेन पटेल का एक रिक्वेस्ट है लोगों से, क्योंकि वो तो चाहे तो आदेश भी करवा सकती थी, लेकिन लोगों को आह्वान किया, उनकी कॉल है, तो वो हम लोग करते हैं महीने में एक बार। और उनको पूछते हैं कि भाई कोई सामाजिक भेदभाव तो नहीं हो रहा, जो आपने कहा घर के अंदर, समाज के अंदर, स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर, ये कोई सामाजिक भेदभाव तो नहीं हो रहा है। पता चला ऑफिस में एक साथ लंच खाते थे, टीबी हो गई, ए भैया उसको दूसरी जगह और घटाओ, उसके साथ नहीं बैठ के खाना खाएंगे। तो इस तरह की भेदभाव ना हो, तो सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, ये इस तरह का सपोर्ट टीबी के मरीज को मिले, ये मैडम, हमारी गवर्नर मैडम का इनिशिएटिव है। हमारे मुख्यमंत्री जी का देखिए, तो मैंने राष्ट्रपति जी का बता दिया, प्रधानमंत्री जी का बता दिया, गवर्नर मैडम का बता दिया, मुख्यमंत्री जी ने अभी क्या स्कीम शुरू की है। हर महीने की 15 तारीख को विशेष अभियान अस्पतालों में जारी होता है टीबी के मरीज को चिन्हित करने के लिए और उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। तो भाई मेरा तो अंत में यही निवेदन है
कि प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी इस देश से हम टीबी मुक्त कर पाएंगे। केवल डॉक्टर सूर्यकांत की बस की बात नहीं है, केवल डीजीएमई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बस की बात नहीं है, शैलेश जी की बस की या उनकी टीम की बस की बात नहीं है, और केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर और मुख्यमंत्री की बस की बात नहीं है। हम सभी को, जितने लोग हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और जिस तरह से हमने इस देश में पोलियो को समाप्त किया है 2014 में, हम कोशिश करें कि 2025 में टीबी को भी हम समाप्त कर दें और भारत को टीबी मुक्त बनाएं, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। एक सर हमारा एक और क्वेश्चन है कि टीबी रोग से बचाव और इसके संचालन में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं जी, इनका क्या भूमिका है? बिल्कुल शैलेश जी, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक काम शुरू हुआ जिसमें हेल्थ केयर वर्कर ही इन्वॉल्व है, वो है एक्टिव केस फाइंडिंग। मतलब हमारे देश में क्या है कि बच्चा बीमार हो तो अस्पताल में दिखा लाएंगे डॉक्टर को, हम बीमार हैं, जो अर्निंग मेंबर है उसको दिखा लाएंगे, बुजुर्ग को भी हो सकता है 2-3 दिन से खांस रहा है कुछ, उसको भी दिखा लाएंगे। लेकिन महिला अगर बीमार है तो उसको आखिरी प्रायोरिटी है, लास्ट प्रायोरिटी है, अरे बीमार हो गई, अभी ठीक हो जाएगी, 2-4 दिन में मेडिकल स्टोर से दवा ले आए, डॉक्टर के पास। हमारे यहाँ, हमारी ये जेंडर बाइस है समाज में, हम एक्सेप्ट करते हैं। प्लस ऐसे लोग जो घनी बस्ती में रह रहे हैं, अब दिन भर वो कमाने वाला तो चला गया, डेली वेजर है काम करने वाला, अब उसे पता ही नहीं हमारे घर में बच्चा बीमार है कि बीवी बीमार है, पिताजी बीमार है, रात को थकार के आया, वो सो गया, लोगों ने भी संकोच किया, यार वैसे ही बैल की तरह काम करता है, इसको क्या बताया जाए। तो ऐसे में क्या होता है, टीबी जो है वो रोगी पड़े रहते हैं अनडायग्नोस्ड। तो सरकार ने एक स्कीम शुरू की, एक्टिव केस फाइंडिंग, क्योंकि जिसको लक्षण है और वो हमारे डॉक्टर के पास आ रहा है, वो तो हो गई पैसिव केस फाइंडिंग, हमने तो कुछ किया नहीं एक्टिव। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की इसमें बड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लगाया गया कि घर घर जाइए और पूछे किसी को बुखार तो नहीं है, किसी को 2 टिप से ज़्यादा खांसी तो नहीं आ रही है। और ऐसे घर घर जब पूछा गया तो अपने आप मरीज फिर निकलने लगे और वहीं फिर मोबाइल वैन के साथ गए तो उसी में हमारे बलगम की जांच और एक्सरे की सुविधा थी, तो वो होने लगी। आप सोचिए, बहुत देश में, हमारे यहाँ प्रदेश में बहुत सारी मोबाइल वैन घूम रही हैं जो स्लम एरियाज में जाती हैं, जो अभी आपकी थारू बेल्ट है, बनवासी क्षेत्र है, उसमें जाती हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास का जो मजदूर हैं जो उसमें खदानों में काम करते हैं, वहाँ जाती हैं। फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम होता है, वो उनके बच्चों को ज़्यादा टीबी और घर वालों को हो जाती है तो वहाँ जाती हैं। तो ऐसे ऐसे स्पेशल पॉकेट बने हुए हैं जहाँ पर हमें टीबी होने की संभावना ज़्यादा है जी। तो एक्टिव केस फाइंडिंग की शुरू की गई। फिर आपने सुना होगा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं जी। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी एक काम हेल्थ केयर वर्कर्स को ये भी दिया गया है कि पूछती जाओ कि भाई 2 हफ्ते से खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, खांसी में खून तो नहीं आया, तो टीबी डिटेक्शन भी उस प्रोग्राम में लागू कर दिया गया है। अब तो सोचिए आप, 1.5 लाख वेलनेस सेंटर पूरे देश में खोले गए हैं, तो वो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर ही चला रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर थोड़ी होता है, वहाँ वो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर चला रहे हैं। आशा जो कार्यकर्ताएं हमारे, उनको इन्वॉल्व किया गया है जी। और हाँ, उनको ये कहा गया है उनको भी इन्फॉर्मर की संग्रहण रहेगा, अगर वो केस लाती हैं और उसको टीबी डायग्नोज होती है तो उनको भी 500 रुपये उनको इंसेंटिव मिलता है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, हमको लगता है उनके बिना तो हम डॉक्टर चाहे जितने बड़े हों, चाहे जितने अनुभवी हों, चाहे मैं टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का उत्तर प्रदेश के नाते टास्क फोर्स का चेयरमैन का काम देख रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मेरे पास जो और बड़ी भूमिका दे दी गई है कि उत्तर भारत के 9 राज्य, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सबका भी काम मैं नॉर्थ जोन टास्क फोर्स चेयरमैन के नाते देख रहा हूँ। जो नेशनल टास्क फोर्स बनी है उसका भी मैं सदस्य हूँ। इसके टीबी के बारे में जो ऑपरेशनल रिसर्च की कमेटी है राष्ट्रीय स्तर की, उसका भी मैं सदस्य हूँ। टीबी को लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने 500 से ज़्यादा लेख लिखे हैं विभिन्न पत्रिकाओं में। 3 मेरी पुस्तकें हैं, वो भी हिंदी में, जो टीबी के बारे में जानकारी देती हैं। 100 से ज़्यादा हम लोगों ने टीबी लोगों को अडॉप्ट कर रखा है, उनका हम प्रोग्राम कराते हैं, इमोशनल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का पहला गांव एक बख्शी के तालाब के पास अर्जुनपुर गांव है, जिसमें 3 गांव आते हैं उस ग्राम सभा में, वो हमने 6 फरवरी 2019 को अडॉप्ट किया था। वो उत्तर प्रदेश और देश का पहला गांव है जो किसी संस्थान या किसी डॉक्टर के द्वारा गोद लिया गया है। उसको बहुत शीघ्र हम टीबी फ्री घोषित करने वाले हैं। 3 साल तक जब किसी गांव में टीबी का मरीज नहीं होता है तो हम लोग उसको टीबी फ्री विलेज कर देते हैं। अभी संजय गांधी पीजीआई के माध्यम से भी हम लोग 5 गांव गोद लेने जा रहे हैं। एक स्लम एरिया हमने ऐशबाग के पास
लिया हुआ है, वो भी हमने गोद लिया हुआ है टीवी फ्री करने के लिए। तो हम लोगों से जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप भी अपनी भूमिका तय करें कि किस तरह से इस टीवी मुक्त भारत आंदोलन में आप अपना सहयोग दे सकते हैं, तो आप भी दें। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ आज दी और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है और वो जिनको भी ज़रूरत है उन सभी को ये वीडियो ये शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।